वेलकम टू talimdost.com। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 और इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम देखने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। हम इसको डिटेल में देखेंगे कि बायोलॉजी बेसिकली होती क्या है। बायोलॉजी का जो वर्ड है वो दो वर्ड से निकला है। नंबर 1 बायोस, बायोस मीन लाइफ एंड लॉजी मीन टू डिस्कस। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन डिस्कस, टू स्टडी, टू डिस्कस एंड टू रीजनिंग। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि बायो बेसिकली है क्या, लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं। लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ? लाइफ को डिफाइन करना एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम है। हम इसको अभी तक किसी प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं कर पाते। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव सी डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास लाइफ की डेफिनेशन आती है, द कंडीशंस दैट डिस्टिंग्विश एनिमल एंड प्लांट फ्रॉम inorganic matters including capacity for growth, reproduction, functional activity and continual change preceding death। यानी कि लाइफ एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम प्लांट्स, एनिमल और तमाम जानदार को गैर जानदार चीजों से सेपरेट कर देते हैं। यानी कि हम वो कहते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जिसके पास ग्रो करने की, रिप्रोड्यूस करने की और साथ ही में एक्टिविटीज की, मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को या ऐसे सब्सटेंसेस को हम लिविंग सब्सटेंसेस का नाम दे सकते हैं। और जो चीज लिविंग है उसके लिए डेथ का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा कंपल्सरी मैकेनिज्म है। तो यही हमने बात की कि बायोलॉजी का जो वर्ड है वो दो वर्ड से निकला है, बायोस मीन लाइफ एंड द लोगोस मीन स्टडी। यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ हम बायोलॉजी को कंसीडर करते हैं। यानी कि बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ को स्टडी करते हैं। तो बायोस और लोगोस ये दोनों वर्ड्स ग्रीक वर्ड हैं और यहीं से वर्ड मिला के आपके पास बायोलॉजी का वर्ड बनता है। तो बायोलॉजी को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो ये है स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स। यानी कि लिविंग थिंग्स को, जिंदा चीजों को स्टडी करना और इनके बिहेवियर्स को स्टडी करना, ये बायोलॉजी कहलाता है। अब जिंदा चीजों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने अभी बात की कि लाइफ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या क्या हैं उनको हम जरा देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जिंदगी का बुनियादी जुज है। हम जानते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हैं चाहे वो मल्टीसेलुलर हैं, उनकी बॉडीज सेल्स पे मुश्तमिल हैं, चाहे एक सेल है चाहे ज्यादा सेल है। दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। इनकी बॉडीज बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं क्योंकि इनको बहुत से प्रॉपर फंक्शन करने हैं और इन फंक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। द थर्ड पॉइंट इज दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अगर इनके इन्वायरमेंट में, इनके माहौल में कोई चेंज आता है तो ये उस चेंज को ना सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि उस चेंज के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स भी पेश करते हैं। नंबर फोर्थ इज द न्यूट्रिशन। या अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो इन्हें अपनी तमाम कार्रवाइयों के लिए, तमाम रिएक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हासिल करने के लिए इनको फूड हासिल करने का प्रोसेस करना पड़ता है और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। यानी कि हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास न्यूट्रिशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होना चाहिए जिसके जरिए अपनी फूड ऑब्टेन करें और उस फूड को यूज करके एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। तो लिविंग थिंग्स के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है और इस एनर्जी के इन्वायरमेंट के लिए फूड और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। द फिफ्थ पॉइंट इज रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए न्यूट्रिशन से आने वाली फूड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के रेस्पिरेट करवाया जाता है और उस फूड से एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। तो एनर्जी लेके आने का काम ना सिर्फ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है बल्कि रेस्पिरेशन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फूड खाते हैं, आपने कार्बोहाइड्रेट्स यूज की, लेकिन उन कार्बोहाइड्रेट्स को आप रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे तो आपकी उस फूड का कोई फायदा नहीं है। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है जिसके अंदर वो ऑक्सीजन की मौजूदगी या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी दोनों तरीकों से अपनी फूड से एनर्जी हासिल करने का प्रोसेस जारी रखते हैं। उसके बाद एनर्जी का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? बॉडी में चलने वाले बहुत से मैकेनिज्म्स हैं जिनमें कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक रिएक्शंस आते हैं, टूटने वाले और बनने वाले रिएक्शंस। इन तमाम रिएक्शंस के मिक्सचर को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि एक लिविंग जानदार में, एक जिंदा ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस चल रहे हैं उन तमाम रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म का नाम दे देते हैं। तो एनर्जी का इस्तेमाल बेसिकली यही होता है। ये मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना सिर्फ अपने तमाम फंक्शंस को चलाने में मदद देते हैं बल्कि इनकी ग्रोथ और इनके साइज और इनकी अमाउंट को बढ़ाने में भी हेल्प आउट करते हैं। थर्ड, द नेक्स्ट पॉइंट इज द रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमने पीछे बात की कि जहां पे लिविंग है, जहां पे लाइफ है, वहां पे डेथ भी है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जितनी भी जिंदा चीजें हैं उन तमाम जिंदा चीजों को आखिर में मरना पड़ता है, मौत का जायका चखना पड़ता है। तो रिप्रोडक्शन इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ना करें तो इनकी नस्ल खत्म हो जाए। तो ऑर्गेनिजम्स अपनी नस्ल की बका के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे कई ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और इसी तरह से इनका सिलसिला नस्ल जारी रहता है। तो रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनकी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है और उनकी नस्ल को आगे बढ़ाने का काम करती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो जब हमने देखा कि बॉडी के अंदर बहुत से मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं, बहुत से रिएक्शंस चल रहे हैं, इन रिएक्शंस के नतीजे में कुछ चीजें ऐसी भी बनती हैं जो काम की नहीं है, जिनके अंदर टॉक्सिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो हमारे लिए जहरीली या खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक ऐसा मैकेनिज्म है होना चाहिए जो कि इनकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की सलाहियत इन्हें प्रोवाइड करे। Last characteristics of the living organisms are they are able to adapt to different environment. इनके पास अडॉप्टेबिलिटी है। अडॉप्टेबिलिटी एक ऐसी सलाहियत को कहते हैं कि आप इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जैसे माहौल में रखेंगे ये अपने आप को उसके मुताबिक ढालने में माहिर होते हैं। यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म वाटर के एनवायरनमेंट में है तो वो अपने अंदर ऐसी चेंजेस प्रोवाइड करेगा, ऐसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा कि वो उस माहौल में बेहतर रह सके। और अगर एक ऑर्गेनिज्म खुश्की पे रहने वाला जानवर है तो वो अपने आप को उस तरह से अडॉप्ट कर लेगा कि वो उस माहौल में अपने आप को मानूस कर ले। तो ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की। हम देखते हैं कि किसी न किसी हद तक हमें तमाम सिस्टम नजर आते हैं। सेल्स हर ऑर्गेनिज्म में है, ऑर्गेनाइज सिस्टम मौजूद होता है, एक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने का अमल हम देखते हैं कि छोटे से छोटे जानवर से भी, इवन एक बैक्टीरिया भी अपने इर्द गिर्द के माहौल को रिस्पॉन्स कर रहा होता है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिप्रोडक्शन की भी अपनी अहमियत है, इसके बगैर जिंदगी का सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकता। एक्सक्रीशन भी हमें हर ऑर्गेनिज्म के नजर आती है, किसी के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जैसा कि ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बींग्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके अंदर एक्सक्रीशन का एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद है। जबकि अगर हम छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करें, बैक्टीरिया वगैरह की, तो उनके अंदर भी एक्सक्रीशन वाकया होती है, लेकिन उनकी एक्सक्रीशन के मेथड्स बहुत सिंपल से हैं। जस्ट डिफ्यूजन के जरिए वो अपनी चीजों को बाहर निकाल देते हैं। और हमने देखा कि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टीज हैं, इनके अंदर ये तमाम काम चलते हैं। किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी हद तक ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग को हम कैसे सेपरेट करें। हमने स्टार्ट में एक बात की कि ये बड़ा एक मुश्किल काम है लाइफ को डिफाइन करना। यानी कि ऐसी क्या चीज है कि अगर आपकी एक जिंदा चीज में से ऐसी क्या चीज है जो चली जाती है तो वो हम उसे नॉन लिविंग का दर्जा दे देते हैं। यानी कि डेथ का प्रोसेस और लाइफ का प्रोसेस हम अभी तक अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट करती हैं। लिविंग चीजों के पास एक जो प्रॉपर्टी है वो है मूवमेंट। ये अपनी बॉडीज को मूव कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, ये ग्रो करते हैं और अपनी बॉडीज को मूव कर सकते हैं। जबकि नॉन लिविंग चीजें खुद से मूव नहीं कर सकती क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज न्यूट्रिशन। जिंदा चीजों को जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत पड़ती है और वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस करते हैं, लेकिन मुर्दा चीजों को या नॉन लिविंग चीजों को कोई खुराक की जरूरत नहीं पेश आती। एक्सक्रीशन, जिंदा चीजें अपना वेस्ट मटेरियल, चूंकि जिंदा है इनमें बहुत से रिएक्शन चल रहे हैं, तो ये अपना वेस्ट मटेरियल एक खास सिस्टम के तहत बाहर निकालते हैं, लेकिन नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर आपको ऐसी कोई एक्सक्रीशन नजर नहीं आती। लिविंग चीजें या लिविंग थिंग्स जो सी हैं वो ग्रो करती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ का कोई प्रोसेस नहीं होता। लिविंग थिंग्स रेस्पिरेट करती हैं, चाहे वो एरोबिकली रेस्पिरेट करें चाहे एनएरोबिकली करें, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लिविंग थिंग्स अपनी कंटिन्यूटी को करने के लिए रिप्रोडक्शन करती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स खुद से अपने आप को रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट नहीं कर सकती। सेंसिटिविटी, लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव। लिविंग थिंग्स अपने इन्वायरमेंट के, अपने बाहर होने वाले अवामल पे सेंसिटिव होती हैं, ये उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स पेश करती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के पास ना तो कोई सेंसरी ऑर्गन होता है और ना ही वो इस चीज़ों को सेंस कर सकते हैं। तो हमने देखा कि लिविंग थिंग्स के पास ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पे हम इन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट कर सकते हैं। देन हमने बात की कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी ना सिर्फ लिविंग थिंग्स पे मुश्तमिल है, बल्कि लिविंग थिंग्स के कुछ नॉन लिविंग साइंसेस के साथ भी हमारे कुछ ताल्लुकात बन जाते हैं। हम देखेंगे कि हम इस बायोलॉजी की फील्ड में क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास बायोलॉजी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस।
यानी कि साइंस की ब्रांच है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि साइंस क्या है। तो साइंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम नॉलेज को गेट करते हैं। प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉलेज एंड फैक्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। हमारे माहौल में, हमारे आसपास बहुत सी चीजें हो रही हैं, इन तमाम चीजों को समझना, उनसे इंफॉर्मेशन, उनसे नॉलेज हासिल करना, उनसे हकाइक तलाश करना, ये साइंस कहलाता है। तो साइंस एक बहुत वसी अमल है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसकी बहुत सी शाखें हैं। तो किसी भी पर्सन के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो पूरी की पूरी साइंस को पढ़े और उस पर ग्रिप कर ले और उसमें कोई मास्टर्स कर ले और उसको फिर हर फील्ड के अंदर वो अपनी कोई कारकर्दगी पेश करे। तो इस बुनियादों पर हम साइंस को कुछ ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि आपके सामने एक ब्रांच आ गई बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी की तमाम ब्रांचेस हमने साइंस की इसलिए बना दी ताकि हम किसी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड को चूज करें और उस फील्ड के ऊपर मुकम्मल कमांड करके हम उसमें कोई नई प्रोग्रेस वगैरह करते जाएं। तो फिर हम देखते हैं कि साइंस की ब्रांचेस की फॉर्म में हमारे पास ब्रांचेस आती हैं। उन्हीं में से हमारी मेन ब्रांच जो कि हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है, दैट इज बायोलॉजी। अब हम बायोलॉजी को मजीद देखें तो बायोलॉजी बजाते खुद एक बहुत वसी मजमून है। इसमें भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं, तो हम इसमें भी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, हम इसमें भी ग्रुप्स कर देते हैं कि ये ग्रुप्स हैं इसके। यानी कि पूरी बायोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से समझना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत वसी सब्जेक्ट है। तो हम आगे इसके भी ग्रुप्स कर देते हैं, इसकी भी हम डिवीजन्स कर देते हैं ताकि इनको समझना और इनमें कारकर्दगी करना आसान हो जाए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 4-5 मेन ग्रुप्स आते हैं बायोलॉजी के। हमने बायोलॉजी को उनकी मोड ऑफ स्टडीज की बुनियाद पे सेपरेट कर दिया। एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ते हैं। इस ग्रुप के अंदर कौन सी ब्रांचेज आती हैं? मॉर्फोलॉजी, ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं। फिजियोलॉजी, जिसमें हम सिस्टम स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी, जिसके अंदर हम टिश्यूज वगैरह को स्टडी करते हैं। एक ऐसी ब्रांच या एक ऐसा ग्रुप बायोलॉजी का जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर आने वाले चेंजेस और उनकी डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। इसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है, जेनेटिक्स आ जाती है और एवोल्यूशन आ जाती है। इसी तरह से अप्लाइड बायोलॉजी, ऐसी बायोलॉजी जिसको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकें, जिसका हम फायदा उठा सकें। तो इस बायोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी और मेडिकल साइंसेज वगैरह इसमें आ जाती हैं। फिर ऐसी बायोलॉजी का ग्रुप जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं उनके इन्वायरमेंट के लिहाज से, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर जिंदा रह रहे हैं तो उनके ऊपर उनके इन्वायरमेंट का बहुत सा असर होता है। तो ये असरात कैसे आते हैं, इनको स्टडी करने का जो ग्रुप है उनमें डिफरेंट ब्रांचेज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजी, माहौल को स्टडी करना। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ये भी इसी से रिलेटेड है। एंड बायोजियोग्राफी, यानी कि हम लिविंग चीजों को, और जियो मीन अर्थ, यानी कि लिविंग चीजों को हम उनके जमीन और उनके एरियाज के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। एंड द लास्ट ग्रुप इज लिविंग थिंग्स का ग्रुप्स। हम अगर लिविंग थिंग्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो हमारे पास 3-4 किस्म के ग्रुप बनते हैं। नंबर 1 जोलॉजी, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर हम एनिमल्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 2 बॉटनी, बॉटनी ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हम प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। तो आप देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, तमाम चीजें आ जाती हैं। हम इन ग्रुप्स को बेसिकली ऑर्गेनिज्म वाइज डिस्क्राइब कर दें तो प्लांट्स के ग्रुप को हम बॉटनी का नाम दे देते हैं, एनिमल्स के ग्रुप को हम जोलॉजी का नाम दे देते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, चाहे वो वायरसेस हैं, चाहे वो प्रोटोजोआ हैं। तमाम ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो आम आंख से नहीं देखे जा सकते क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करने की जो ब्रांच है उसे हम कह देते हैं माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी, ये भी माइक्रोबायोलॉजी की एक शाखा है जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फायदेमंद भी है और ये बहुत सी बीमारियां भी फैलाते हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं कि ये लिविंग सिस्टम्स कैसे चलाते हैं और लिविंग सिस्टम्स पे इनके क्या असरात हैं। तो ये हमने देखा कि कुछ बायोलॉजी की मेन ग्रुप्स हैं और इनकी कुछ मेन ब्रांचेस हैं, इनको हम डिटेल में अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस आ रही हैं बायोलॉजी की। इन ब्रांचेस को हम अभी डिस्कस भी करेंगे। ये तमाम, इनमें से हमने कुछ ग्रुप्स डिस्कस किए हैं, आगे हम इन्हें मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास हैं जी कुछ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। इनमें से कुछ ब्रांचेस हमारे सामने, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। एक्रोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा कि माइट्स और टिक्स, माइट्स कहते हैं जी जुओं और लीखों वगैरह को, जो हमारे अक्सर सर में भी पाई जाती हैं। बेसिकली दीज ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइट्स। ये कैसे जिंदा रहती हैं, इनके लाइफ साइकिल्स क्या हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इनके क्या असरात हैं, ये तमाम चीजें हम इनको स्टडी करते हैं। इस ब्रांच को हम कह देते हैं
एक्रोलॉजी। सेकंड ब्रांच इज एनाटॉमी। एनाटॉमी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के इनर स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। इनर स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं, उनकी डाइसेक्शन करते हैं और उन्हें खोल के उनके इनर स्ट्रक्चर्स जो हमें बाहर से नजर नहीं आते, जैसा कि स्टमक कैसा है, हार्ट कैसा है, लीवर कैसा है, ये तमाम स्ट्रक्चर को स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। इसी तरह से बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज द लेटेस्ट टेक्निक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ना सिर्फ बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं बल्कि इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी मिक्स कर देते हैं, यानी कि बायोलॉजी एंड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डिस्कस करना या स्टडी करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं कि इनके इंसानों के लिए क्या फायदे हैं, इनकी क्या जरूरियात है इंसानों के लिए, कैसे ये इंसानों को हेल्प आउट कर सकते हैं और इनकी सर्विसेज क्या हैं इंसानों के लिए या दूसरे जानवरों के लिए। तो ये सारा काम हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। बॉटनी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं और उनकी तमाम यूनिकनेस को स्टडी करते हैं कि प्लांट्स बेसिकली क्या हैं और उनकी क्या खसूसियात हैं। 6th वन इज द इकोलॉजी। इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम रिलेशन स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के दरमियान और उनके माहौल के दरमियान। हमने अभी बात की कि ऑर्गेनिज्म जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का उनके ऊपर बहुत फर्क होता है, ना सिर्फ उनकी लाइफ पे बल्कि उनके रहने के अंदाज में, उनके स्ट्रक्चर्स पे भी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो इकोलॉजी के अंदर हम यही स्टडी करते हैं कि एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट है। देन एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्टडी करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, जाइगोट से लेके पूरे एक अडल्ट की फॉर्म में वो कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे एक सेल पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, कैसे एक फीटस डेवलप करता है, किन किन स्टेजेस से होकर गुजरता है, ये तमाम चीजें हम एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी का वर्ड निकला है एंडोक्राइन से, यानी कि ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी करते हैं। सच स्टडी इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। हमारी बॉडी में बहुत से ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि हार्मोन्स क्रिएट करते हैं। व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, हमारे ब्लड में भी होते हैं और ये हमारी बॉडी के डिफरेंट रिएक्शंस को प्रोमोट कर रहे होते हैं या रोक रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी का तमाम काम चलाने के लिए हार्मोन्स रिक्वायर्ड हैं और इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन और इनको बनाने वाले ऑर्गन्स को स्टडी करना एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। 9th ब्रांच इज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स कैसे अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। इंसेक्ट्स की हमारे लिए इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि बहुत से इंसेक्ट्स हमें बीमारियां कॉज करते हैं और बहुत से इंसेक्ट्स प्लांट्स के ऊपर डिजीजेस कॉज करते हैं, हमारी फसलों को तबाह कर देते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इंसेक्ट्स को समझें, इनकी लाइफ साइकिल को समझें ताकि हम इसे कंट्रोल कर सकें। नंबर 10th ब्रांच इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसके अंदर एक लंबे अरसे में कुछ चेंजेस आते जाते हैं। जैसा कि हम अगर देखें तो हम जानते हैं कि हिस्ट्री में पहले के जो लोग हैं, पुराने जो लोग हैं, उनके कद बहुत लंबे हुआ करते थे। आज के दौर में अगर आप देखें तो इंसानों के कद सिर्फ 6 फुट तक रह गए हैं, 5 फुट तक रह गए हैं। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसके थ्रू चेंजेस आते हैं माशरे में। तो हम कहते हैं कि जी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम चेंज स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कौन से चेंजेस आ रहे हैं एक लंबे अरसे के दौरान। इन चेंजेस को स्टडी करने की जो ब्रांच है उसे हम कहते हैं एवोल्यूशन या फिर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। नंबर 11th इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को या वर्किंग को डिस्कस करते हैं कि कैसे ऑर्गेनिजम्स के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इन तमाम फंक्शंस को हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। द नंबर 12th ब्रांच इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का जो वर्ड है बेसिकली वो जीन्स से निकाला गया है। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हम देखते हैं कि जैसा एक पेरेंट होता है उसी से मिलता जुलता ही उसका ऑफस्प्रिंग बनती है। तो ये क्या कैरेक्टर्स हैं जो कि पास करते हैं? हम कहते हैं कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर बहुत सी खसूसियात पास कर रही होती हैं। तो ये खसूसियात जो जाती हैं इनको कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, इनहेरिटेंस को स्टडी करना, इनहेरिटिंग क्वालिटीज को स्टडी करना, ये तमाम आपके जेनेटिक्स की जिम्मेदारी है। देन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी किससे बनी हुई है, सेल्स से बनी हुई है, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कितने टाइप के टिश्यूज हैं, ये तमाम चीजें हम हिस्टोलॉजी में डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट जो ब्रांचेस हैं वो है जी ब्रांच नंबर 14 इज हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम पैरासाइट्स और वॉर्म्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि ऐसे हशरात, ऐसे वॉर्म्स जो कि बीमारियां कॉज करते हैं, जो पैरासाइट्स हैं, जो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना हेलमिन्थोलॉजी कहलाता है। देन हेर्पेटोलॉजी। हेर्पेटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम एम्फीबियंस को और रेप्टाइल्स को स्टडी करते हैं। ये दोनों ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट्स के। एम्फीबियंस में फ्रॉग्स और सैलामेंडर्स वगैरह आते हैं, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल, लिजर्ड्स वगैरह आती हैं। इनको स्टडी करने का जो ब्रांच है उसे हम कहते हैं हेर्पेटोलॉजी। एंड द 16th ब्रांच इज इच्थियोलॉजी। इच्थियोलॉजी में हम क्या करते हैं जी, स्टडीज ऑफ फिशेज। आपके पास बहुत सी फिशेज मौजूद हैं, समुद्र में रहने वाली मछलियां, ताजे पानी में रहने वाली मछलियां, दरियाई मछलियां, इन तमाम फिशेज को हम कलेक्टिवली स्टडी करते हैं इच्थियोलॉजी में। देन माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी फंजाई। माइक्रोबायोलॉजी ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। देन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जी जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, खास तौर पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि वो बैरूनी तौर पे कैसा लगता है, उसकी कितनी बाजुएं हैं, बाजुओं की साख्त क्या है, टांगे कितनी हैं, पेट कैसा है, सर कैसा है, गर्दन है या नहीं है, इस तमाम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना हमारे पास मॉर्फोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देन मेलाकोलॉजी। मेलाकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एनिमल्स का एक खास ग्रुप मोलस्का डिस्कस करते हैं। मोलस्क बेसिकली एक फाइलम है, एक किंगडम एनिमिलिया का एक ग्रुप है जिसके अंदर सॉफ्ट बॉडी के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसा कि फ्रेश वाटर मसल्स और स्नेल वगैरह, ये मोलस्का से बिलोंग करते हैं। देन ऑर्निथोलॉजी एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर हम बर्ड्स को स्टडी करते हैं, बर्ड्स की तमाम कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी नाम ही से वाज़ेह है, ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम पैरासाइट को डिस्कस करेंगे, उसे हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। पेलिएंटोलॉजी। पेलिएंटोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स बेसिकली ऐसे निशानात हैं, ऐसे बाकियात हैं जो कि पुराने कदीम एनिमल्स और प्लांट्स के बच जाने वाले निशानात को, आसार को, चाहे वो हड्डियों की फॉर्म में हैं, चाहे वो सॉफ्ट बॉडीज हैं जो प्रिजर्व हो गई हैं अंडर द रॉक और अंडर द मड, ऐसे निशानात को, ऐसी बाकियात को हम फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल्स की स्टडी करने की ब्रांच को हम पेलेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। देन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम सेल्स को स्टडी करते हैं। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शन कैसा है, इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, कैसे काम कर रहा है, ये तमाम चीजें हम सेल्स की साइटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। देन टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं नेमिंग को, कि आप देखते हैं जी हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके डिफरेंट नाम हैं, हमारे पास लाखों की तादाद में एनिमल्स हैं, लाखों की तादाद में प्लांट्स हैं, हर प्लांट का एक डिफरेंट नाम देना ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। तो इन चीजों को, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम कैसे दिया जाता है, इनकी ग्रुपिंग कैसे की जाती है, इनकी डिस्क्रिप्शन देने का प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं टेक्सोनोमी। और ऐसे साइंटिस्ट जो ये काम करते हैं उन्हें हम टेक्सोनोमिस्ट के नाम से जानते हैं। देन टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, खास तौर पे फीटस की। हम देखते हैं कि जी समटाइम जो बच्चे हैं वो एबनॉर्मल पैदा होते हैं, जैसा कि अभी रिसेंटली एक बीमारी आई है जीका वायरस। जीका वायरस के अटैक से जो बच्चा है वो एबनॉर्मल पैदा होता है, सर उसका बहुत छोटा या बहुत बड़ा हो सकता है। तो इस तरह के जो हैंडीकैप फीटस हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, लिटिल ऑर्गेनिजम्स जो कि हैंडीकैप हैं, जो माजूर हैं फिजिकली, उनको स्टडी करना, उनकी एबनॉर्मल डेवलपमेंट को स्टडी करना हम टेराटोलॉजी की ब्रांच में डिस्कस करते हैं। देन वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का जो वर्ड है वो वायरस से निकला है। वायरस क्या होता है? वायरस का वर्ड विनोम से निकला है, पॉइजन से निकला है। तो इस पॉइजन को स्टडी करना, इस वायरस को स्टडी करना, इसकी पूरी लाइफ साइकिल को स्टडी करना वायरोलॉजी में शामिल है। लास्ट वन इज द ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी क्या है? ज़ूलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। अगर हम ओवरऑल एनिमल्स को स्टडी करें तो ऐसी ब्रांच को हम ज़ूलॉजी का नाम देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज मीन बाय लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? हम देखते हैं कि जी ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, मल्टीसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर हैं, वो तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो इनके अंदर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है, एक तंजीम नजर आती है। तो सेल्स या एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से सेल्स कंबाइन करते हैं, सेल्स खुद किस तरह से बने हैं और आगे चल के ये क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं, इस पूरे को हम स्टडी करेंगे जी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमारा जो काम स्टार्ट होता है वो होता है जी सब एटॉमिक पार्टिकल से। केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि तमाम चीजें मैटर, मादा, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो तमाम चीजें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। ऐसे पार्टिकल्स को हम एटम्स का नाम देते हैं। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि मिलते हैं और इनके मिलने से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं।
तो अगर हम देखें तो ये एटम्स भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें प्रोटॉन शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन शामिल है, जिसमें न्यूट्रॉन शामिल है, और इस तरह के बेतहाशा पार्टिकल्स दरियाफ्त हो चुके हैं जो कि एक एटम के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये तमाम पार्टिकल्स मिलकर एटम्स बनाते हैं। अब एटम्स की बहुत सी टाइप्स आपके पास मौजूद हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये एटम्स ऐसे एटम्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेतहाशा पाए जाते हैं। तो ये एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, अमोनिया है। ये तमाम मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। फिर ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट फॉर्म में कंबाइन करते हैं। मॉलिक्यूल्स माइक्रो भी होते हैं, मैक्रो भी होते हैं। अगर ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बने हैं तो हम कहते हैं कि ये प्रोटीन बन गई है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स हैं। तो ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिएट, ये सारी चीजें मिलती हैं और मिलके स्पेशल स्ट्रक्चर्स में आती हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है। इन मॉलिक्यूल्स के मिलने से ऑर्गेनेलिस बनते हैं और ये ऑर्गेनेलिस जब इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास सेल बनता है। ये वही सेल है जिसको हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि आपकी जिंदगी का जो बसेरा है वो इस सेल के सर पे जाता है। फिर बहुत से डिफरेंट सेल्स जो कि मिलके एक तरह का काम करते हैं। इन सेल्स के कंबाइन होने से आपके पास टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि एक मकसद के लिए, एक फंक्शन के तहत काम कर रहे हो, उनको हम एक सिस्टम का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम जरा इसको समझते हैं कि सेल्स क्या है। सेल्स आपके पास, लेट्स सपोज आपके स्टमक के सेल हैं। स्टमक के अंदर 3 तरह के सेल्स मौजूद हैं। एपिथेलियल सेल्स हैं, ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो सिक्रीशन करते हैं, एंड देन मस्कुलर सेल्स हैं जो आपके स्टमक को मूव करवाते हैं, खुराक को चबाने या उसको मिक्स करने का जो अमल करवाते हैं। ये डिफरेंट सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज बन जाते हैं। स्टमक का टिश्यू बना, डिफरेंट टिश्यूज मिले तो फिर आपके पास एक ऑर्गन बन गया। लेट्स सपोज इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास स्टमक एक ऑर्गन बन गया। फिर स्टमक, इंटेस्टाइन और इस तरह के डिफरेंट जो उनसे हैं आपके पास ऑर्गन्स मिलते हैं और ये ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बना देते हैं। इस सिस्टम को हम कह देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने देखा कि डिफरेंट तरह के सेल्स ने टिश्यूज बनाए, उससे डिफरेंट ऑर्गन्स बनाए, स्टमक बना, इंटेस्टाइन बनी और ये सारी सिस्टम मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया। अब एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत से सिस्टम्स होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सिस्टम्स जब एक मकसद के लिए काम करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म बन गया है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बन गया है जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। फिर जब एक ही तरह के बहुत से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं आपके पास तो हम कहते हैं कि दीज आर स्पीशीज, यानी कि ये स्पीशी बन गई, एक नस्ल बन गई है। एक स्पीशी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं हम कहते हैं कि दिस इज द पॉपुलेशन। एक स्पीशी में पाए जाने वाले बहुत से ऑर्गेनिज्म को हम एक पॉपुलेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो एक खास इलाके में मौजूद तमाम इंसान एक पॉपुलेशन है, हम आबादी करते हैं तो ये तमाम इंसानों की जो है वो ये आबादी है। तो डिफरेंट पॉपुलेशंस जिसमें ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन भी शामिल है, जिसमें गोट्स भी शामिल हैं, ये एनिमल्स भी शामिल है, जिसमें कैट्स भी शामिल हैं, रैट्स भी शामिल हैं। ये डिफरेंट पॉपुलेशन जो डिफरेंट नस्लों की पॉपुलेशन हैं, अगर हम इन्हें कलेक्टिवली स्टडी करें तो हम इसे कम्युनिटी का नाम दे देते हैं। यानी कि कम्युनिटी के अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी पॉपुलेशन शामिल हैं। लेकिन कम्युनिटी के अंदर एक जो चीज मिसिंग है वो ये है कि इसमें तमाम लिविंग थिंग्स मौजूद हैं। लिविंग थिंग्स का कॉम्बिनेशन कम्युनिटी का आता है। मैन, गोट, रैट, कैट, ये सारी क्या है, ये लिविंग थिंग्स हैं। अगर हम इन लिविंग के साथ नॉन लिविंग को भी ऐड कर लें, यानी कि इन जिंदा चीजों के साथ हम अगर गैर जानदार लिविंग डेड ऑर्गेनिजम्स को भी डिस्कस कर लें, जिसमें सॉइल, वाटर, एयर, ये लिविंग चीजें नहीं है, अगर हम इनकी भी स्टडी करें तो हम इस कम्युनिटी को नाम दे देंगे इकोसिस्टम का। याद रखिएगा इकोसिस्टम के अंदर एक ऐसा रिलेशन आता है जिसमें हम लिविंग चीजों को तो डिस्कस करते ही हैं लेकिन साथ में नॉन लिविंग चीजों को भी डिस्कस करते हैं, और उन नॉन लिविंग चीजों का इन लिविंग चीजों से क्या रिलेशन है, इस तमाम स्टडी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। इसको आप अगले चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। देन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो इलाका है जमीन की गहराइयों से लेके, समुद्र की गहराइयों से लेके, फिजा की हवाओं तक, जितना भी इलाका जहां पे लाइफ पाई जाती है, जहां पे जिंदगी है, इस इलाके को हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो इस पूरी डायग्राम में हमने ये देखा कि कैसे आपके डिफरेंट लेवल से लेके एक छोटे से लेवल से हमने स्टार्ट किया, एटम से भी छोटे पार्टिकल से, और ये पार्टिकल्स कैसे कैसे मिलते हैं, कैसे कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, और आपके पास एक पूरा इकोसिस्टम और एक पूरी दुनिया के लेवल पे आप जाके पहुंच जाते हैं। दिस इज नॉन एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे इस्लामिक व्यू की। लाइफ के ओरिजिन के अंदर इस्लामिक व्यू क्या है। कुरान पाक में आपको बताया जाता है हर जगह पे कि
लाइफ क्या है, आपको कुरान में हर तरह से रहनुमाई मिलती है। इसमें लाइफ के मुतालिक भी बहुत सी कुरानी आयात मौजूद हैं। अल्लाह ताला डिफरेंट मुकामात पर फरमाते हैं कि जो क्रिएटर है उसने इंसानों को तख्लीक किया पानी से, माँ से तख्लीक किया। फिर कई जगहों पे जिक्र मिलता है कि इनको तख्लीक किया जाता है मिट्टी से। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको कुरानी आयात से मिलती हैं, और ये इसकी आज की रिसर्च को, आज की बायोलॉजिकल रिसर्च को अगर आप देखें तो ये हूबहू वही रिसर्च है जो कि आपके कुरान में पाई जाती है। देन 92 एलिमेंट्स। अगर हम ह्यूमन बॉडी का डिस्कस करें, ह्यूमन बॉडी को स्टडी करें, तो हमें पता चलता है कि 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स हैं। यानी कि आपके पास अगर आप देखें तो हमारे पास जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं। इसमें से सिर्फ 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और इन 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम, फॉस्फोरस और कुछ और एलिमेंट्स भी हैं। अगर आप देखें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन, 65% पाया जाता है। इसके बाद कार्बन 18% कार्बन है और 10% हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन जस्ट 2% है, नाइट्रोजन सिर्फ 3% है, कैल्शियम 2% है, फॉस्फोरस 1% है, और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स रह गए हैं वो सारे मिल मिला के सिर्फ 1% बना पाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। तो ये हमने बात की कि नंबर 1 जो एलिमेंट है वो आपका हाइड्रोजन एलिमेंट है, नंबर 2 ऑक्सीजन एलिमेंट है, एंड नंबर 3 इज द नाइट्रोजन, एंड नंबर 4 इज द कार्बन। तो अमाउंट के हवाले से हमने एलिमेंट्स को रैंकिंग दे दिया है कि हाइड्रोजन पहला है, ऑक्सीजन दूसरा, नाइट्रोजन तीसरा और कार्बन चौथा। इस रूल को हम कहते हैं HONC रूल, हॉन्क रूल। हॉन्क रूल आपको इसकी तरतीब याद करने में एक मदद देता है, HONC हॉन्क रूल। तो हमने जो काम हमारा स्टार्ट हुआ था जी वो हमारा सबसे छोटे पार्टिकल से हुआ था। हमने कहा था कि एटम्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे कोई भी मैटर बनता है, चाहे वो लिविंग मैटर है चाहे वो नॉन लिविंग मैटर है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एटम्स के अंदर भी बहुत से पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन्हें कहा जाता है। ये पार्टिकल्स मिलकर एटम बनाते हैं और एटम्स के मिलने से आगे फिर हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एटम्स जुड़े हुए हैं, दिस इज वन एटम एंड दिस इज अदर एटम। ये डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलते हैं और मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर ये एटम्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल बना दें, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे बहुत से मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे भी एक सिस्टम नजर आ रहा है हमें। दिस इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की हमने दो कैटेगरीज कर दी हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जिनके स्ट्रक्चर्स में शामिल है उन्हें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, जबकि ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन वगैरह का सिस्टम नहीं है, इन्हें हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाते हैं, लिपिड्स आते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड। ऑल ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल से मुराद ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके साइजेस बहुत बड़े होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स या बहुत ज्यादा एटम्स शामिल हैं। जैसा आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये एक मॉलिक्यूल दिखाया जा रहा है जिसके अंदर बहुत से एटम्स मौजूद हैं, सो इट इज आल्सो अ माइक्रो मॉलिक्यूल। जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन तो हो सकती है, कार्बन भी हो सकती है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं होते, इनके अंदर कोई खास स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो वाटर है, H2O बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा मॉलिक्यूल है। साल्ट हो सकते हैं, NaCl, KCl, डिफरेंट तरह के साल्ट हैं, और बहुत से वाइटामिन इसमें शामिल हो सकते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो फिर हमने जो पीछे बात की मॉलिक्यूल्स की दो मजीद टाइप्स हो सकती हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल, जो बहुत ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल कह देते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के मिलने से लिविंग चीजें बनती हैं, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स को हम नॉन लिविंग ही कंसिडर करते हैं। इसी तरह से माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। देन ऑर्गेनेलिज, ये मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो मिलके छोटे छोटे ऑर्गेनेलिज बना देते हैं। आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि हमारी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है। ये तमाम चीजें मिलके खास स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, मेम्ब्रेन्स बनाती हैं, और ये जो पूरा एक छोटा सा ऑर्गेनेली बन जाता है, इस ऑर्गेनेली को हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ऑर्गेनेलीज हैं क्या? दीज आर टाइनी ऑर्गन्स, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि एक सेल के अंदर पाए जाते हैं, और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। देन सेल is a basic structural and functional unit of life.
सेल्स लिविंग होते हैं और ये ऑर्गेनेलिज से मिलकर बने हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के बहुत से ऑर्गेनेलिज इसमें मौजूद हैं। ये ऑर्गेनेलिज मॉलिक्यूल से बने थे और इन्होंने मिलकर सेल बना दिया। इन सब चीजों को आप चैप्टर 4 में डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। देन टिश्यूज, डिफरेंट टाइप के जब सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो ये मिलके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के स्ट्रक्चर बना देते हैं और इनको हम टिश्यूज का नाम देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आर्टरी दिखाई जा रही है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स मूव करते हैं। तो ये आप देखेंगे आर्टरी जो सी है वो किस चीज की बनी है, वो सेल्स के कंबाइन होने से बनी है। ये सेल्स हैं जो कंबाइन होकर एक टिश्यू बना रहे हैं। सो ऐसे सेल्स जो एक खास किस्म का एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इन सेल्स को हम नाम दे देते हैं टिश्यूज का। एंड टिश्यूज आर लिविंग सेल्स। तो हम बात कर रहे थे टिश्यूज की कि टिश्यूज एक ऐसा ग्रुप है सेल्स का जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और ये एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो टिश्यूज की बहुत सी टाइप्स हैं, जैसा कि एनिमल टिश्यू को अगर आप देखें तो मसल्स भी टिश्यूज हैं, नर्व जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं ये भी टिश्यूज हैं। प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद पेलिसाइड मेसोफिल टिश्यूज नजर आ रहे हैं, स्पंजी मेसोफिल टिश्यूज नजर आ रहे हैं। ये डिफरेंट तरह के सेल्स मिलकर डिफरेंट तरह के टिश्यूज बना रहे हैं और अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। देन ऑर्गन्स, डिफरेंट तरह के जो आपके पास टिश्यूज हैं वो मिलके स्पेशल काम करते हैं और ऑर्गन्स बना देते हैं। दीज ऑर्गन्स आर लिविंग। और ऑर्गन क्या है? ऑर्गन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स के अंदर बहुत से टिश्यूज मौजूद हैं, इसके अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स हैं मिले हुए हैं, स्पंजी टिश्यूज बना रहे हैं, ट्यूब लाइक टिश्यूज बना रहे हैं। तो ये जो लंग हमारा एक ऑर्गन है ये डिफरेंट तरह के टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। ऐसे टिश्यूज जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है लेकिन ये एक ही फंक्शन के लिए काम करते हैं। इसी तरह से प्लांट्स के जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये तमाम प्लांट्स के ऑर्गन कंसीडर किए जाते हैं। और उसके बाद तमाम ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं जो एक ही मकसद के लिए काम करते हैं, ये ऑर्गन्स मिलते हैं और मिलने के बाद ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम? एन ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन का वो ग्रुप जो कि कोऑर्डिनेट करता है, आपस में राब्ता कायम करता है और एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म करता है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम का नाम दे देते हैं। आप देख सकते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम मौजूद हैं। लिम्फेटिक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिससे हम सांस लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हजम का निज़ाम है, एक्सीटी सिस्टम वेस्ट को बाहर निकालने का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, तमाम बॉडी में मसल्स मौजूद हैं, स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियों का सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है एंड देन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर ये कुछ मेन सिस्टम मौजूद हैं और नेचर ने इन तमाम सिस्टम्स को इतनी पेचीदगी से, इतनी महारत से एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर इन तमाम सिस्टम्स को प्लेस किया हुआ है और ये तमाम सिस्टम आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी करते हैं। कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो आपके नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन के सिस्टम के पास जाता है। इसी तरह से प्लांट्स में भी बहुत से ऑर्गन सिस्टम हो सकते हैं, जैसा कि लीव्स हैं, स्टेम्स हैं और इसके अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम का, इसके जरिए वो पानी और खुराक को ट्रांसफर करते हैं। देन सिस्टम्स, हमने देखा कि एक और अभी आपने देखा कि बहुत से सिस्टम्स मौजूद थे। ये तमाम सिस्टम जो हैं ऑर्गन से मिलकर बने हैं, ये डिफरेंट काम सरंजाम देते हैं, ये सिस्टम लिविंग है। और अगर यही सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं, एक ऑर्गेनिज्म में तमाम सिस्टम मौजूद हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म इन्हीं तमाम सिस्टम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये तमाम सिस्टम पाए जाते हैं उसे हम कह देते हैं ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये तमाम सिस्टम मिलकर काम करेंगे तो एक इंसान या एक जानवर की शक्ल आपके पास आ जाती है। एक ऑर्गेनिज्म के पास फंक्शनल ही यही है कि इसके तमाम सिस्टम काम करते हैं और इसे कामकाज करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ऑर्गेनिज्म को भी हम लिविंग की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। ऑर्गेनिज्म एक सेल का भी बना हुआ हो सकता है, सिंगल सेल का, यूनिसेलुलर, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि एक सेल पे मुश्तमिल है। या ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। देन पॉपुलेशन, एक ही तरह की बहुत से ऑर्गेनिजम्स का जो पाया जाना है वो हम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। लेट्स सपोज अगर आप बात करें इंसानों की तो इंसान एक ही तरह के हैं लेकिन डिफरेंट इंसानों का पाया जाना पॉपुलेशन कहलाता है। इसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सारी चूंटियां एक जैसी हैं लेकिन इनकी तमाम तादाद को हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। पॉपुलेशन क्या है? सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर। अगर एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपस में रहते हैं, कंबाइन रहते हैं, तो इनकी टोटल अमाउंट को हम पॉपुलेशन का नाम दे देते हैं। देन कम्युनिटी,
अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर झुकाएं तो हमें सिर्फ एक की पॉपुलेशन नजर नहीं आती, बल्कि हमें बहुत से ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन नजर आती है। जैसा कि अगर आप एक जंगल की बात करें तो यहाँ पे बहुत सी चिड़ियां हैं, यहाँ पे बहुत से तोते हैं, यहाँ पे बहुत से शेर हैं। तो ये डिफरेंट तरह की जो स्पीशीज इकट्ठी रह रही हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन जो इकट्ठी रह रही हैं, ये पॉपुलेशन आपस में ताल्लुकात कायम करती हैं, ये पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और इनके इंटरेक्शन से जो माशरा बनता है, जो एक सोसाइटी बनती है, उसे हम कम्युनिटी का नाम दे देते हैं। तो एक कम्युनिटी के अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म नहीं होता, बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट तादाद मौजूद होती है। देन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक ऐसा इंटरेक्शन है, एक ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर हम ना सिर्फ लिविंग चीजों को बल्कि नॉन लिविंग चीजों को भी शामिल कर लें तो वो एक इकोसिस्टम बन जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ईगल नजर आ रहा है, ये सारे लिविंग सिस्टम नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम नॉन लिविंग वाटर की, सनलाइट की, एयर की और टेम्परेचर वगैरह की अगर बात करें तो हमारे पास एक कंबाइंड माशरा बनता है जिसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को शामिल करते हैं। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। देन बायोम। अगर आपकी अर्थ के देखा जाए तो अर्थ पे बहुत से इकोसिस्टम्स मौजूद हैं। जंगलात का इकोसिस्टम, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, ग्रासलैंड सब्जादार का इकोसिस्टम, सहरा हैं और इसमें बहुत तरह के फॉरेस्ट मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पार्ट भी मौजूद हैं जहां पे सारा साल बर्फ रहती है। तो अगर आप इन तमाम इकोसिस्टम्स को मिला दें तो एक जो मेजर आपके पास कम्युनिटी बनती है, एक बहुत बड़ा जो सिस्टम बनता है, इसे हम कह देते हैं बायोम। यानी कि जमीन पे पाए जाने वाले तमाम इकोसिस्टम्स को अगर मिला के देखा जाए तो वो बायोम कहलाता है। देन इकोस्फेयर। इकोस्फेयर जमीन पे मौजूद वो लेयर है जहां पे लाइफ पाई जाती है, जहां पे जिंदगी मौजूद है और वो आपके डिफरेंट तरह से आपके नॉन लिविंग चीजों के साथ इंटरेक्ट करती है। इस इकोस्फेयर के अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। एटमॉस्फेयर है, इकोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, बायोस्फेयर है एंड हाइड्रोस्फेयर है। यानी कि पानी का जो इलाका है, जमीन का जो इलाका है और हवा का जो इलाका है और जिंदा चीजों का जो एरिया है, ये तमाम एरिया अगर आप मिला दें तो आपके पास जो सेंट्रल एरिया बनता है दैट इज नोन एज इकोस्फेयर। यानी कि आपकी एटमॉस्फेयर, जमीन, पानी और जिंदा चीजें ये तमाम आपस में इंटरेक्ट करती हैं और इंटरेक्ट करके आपके पास इकोस्फेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। Now this is our next topic which is known as phyletic lineage. Phyletic lineage क्या होता है? अगर आप पीछे हिस्ट्री में नजर दौड़ाएं तो एंडोसिम्बाइंट थ्योरी आपके सामने आती है। ये एंडोसिम्बाइंट थ्योरी के अलावा अगर आप बात करें तो हमारे पास एक डार्विन का नाम आता है। डार्विन ये कहते हैं कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है, पहले के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो बड़े सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे। इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर कुछ चेंजेस की, वो मजीद बेहतर होते गए और आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाइफ आती है जो कि आप आज की लाइफ के फॉर्म में देखते हैं। यानी कि इंसान को स्पेशल पैदा नहीं किया गया। साइंटिस्ट की डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, डिफरेंट नजरियात के हामी डिफरेंट लोग हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस्लाम को कि आपका जो इंसान है उसे स्पेशली क्रिएट किया गया है, जैसा कि इस्लाम भी इसी बात की तायद करता है कि इंसान को खास तौर पे तख्लीक किया गया। लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कहा जाता है कि जो इस इंसान है उसे इवोल्व किया गया है। यानी कि लाइफ किसी तरह से शुरू हो गई और ये लाइफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में थी और फिर इस लाइफ में डिफरेंट चेंजेस आते गए और आपके पास ये चेंजेस बेहतर होते गए आपके पास यूनिसेलुलर से स्पेशल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते गए और आपके पास आज की शक्ल में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की जिंदगियां मौजूद होती हैं। तो इस पूरे टाइम को देखना, अगर आप इस पूरी टाइमलाइन को पीछे जाके देखें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो इसको हमने कुछ टाइम्स में डिवाइड कर दिया है। इन टाइम्स को हम कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज या फिर टाइम इराज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि होलोजोइक इरा, पीलोसीन इरा, मीलोसीन इरा, इलिगोसीन इरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज जुरासिक इरा। जुरासिक इरा के ऊपर बहुत सी मूवीज और बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं क्योंकि ये वो इरा था जिसमें डायनासोर्स वगैरह ने बहुत ग्रो किया, रेप्टाइल्स ने बहुत फ्लरिश किया। इसको हम आगे फाइलेटिक लीनिएज में भी देखेंगे। तो फाइलेटिक लीनिएज क्या है जी? फाइलेटिक लीनिएज बेसिकली एक सिलसिला नसब है। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि हम लोगों के फाइलेटिक लीनिएज बनाते हैं, खानदानी सिलसिले बनाते हैं कि ये जो बंदा है ये किनका बेटा है और किनका पोता है, किनका दादा है। तो इस तरह से अगर हम एक पूरा लिंकेज बनाते हैं कि इसकी इतनी औलादें थी, इसकी ये था, तो ये एक जो आपके पास लीनिएज बनता है, इस लीनिएज को हम कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज। लेकिन ये एक ऐसा लीनिएज है जिसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपका ये जो ऑर्गेनिज्म ए है, जैसा कि इंसान है, ये कहाँ से निकला है, ये किससे ओरिजिनेट हुआ है। इसी तरह से ऑर्गेनिज्म बी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये ऑर्गेनिज्म सी की कहाँ से ताल्लुकात हैं। तो हम अगर इन तमाम चीज़ों को पीछे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें एक ही एंसेस्टर से निकली हैं। एंसेस्टर मीन अबाओ अजदाद।
यानी कि आज आपको जितनी भी वैरायटी नजर आती हैं ABCDEF, इंसान, जानवर, शेर, बकरी, गाय, भैंस, ये तमाम शुरू में एक ही थे। इनका एंसेस्टर, इनके आबाउजदाद, इनके पेरेंट्स एक थे, लेकिन इन्होंने अपनी फील्ड चेंज की, अपने अंदर डिफरेंट तरह की स्पेशलाइजेशन पैदा कर ली और ये डिफरेंट तरह के आपके पास स्ट्रक्चर्स में इवॉल्व हो गए। तो फाइलेटिक लिनिएज को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि चेंजेस इन स्पीशीज, नस्ल के अंदर आने वाले चेंजेस से शुरू में सारे एक जैसे थे, लेकिन कुछ में चेंजेस आई, कुछ 4 पांव पे चलने लग पड़े, वो गाय, भैंस, बकरियां बनती गई, कुछ ने 2 पे चलना शुरू कर दिया, वो रीछ और इंसान और बंदरनुमा बनते गए, और इस तरह से फिर ये चीजें चलती गई। और आपके पास ये जो लीनिएज आता है, एक सिलसिला आता है स्पीशीज का, अगर आप इसे बैकग्राउंड में लेके जाएं, अगर आप इसको पीछे बढ़ाएं तो आपको पता चलता है कि इनका एंसेस्टर कॉमन है। तो एक ऐसे सिलसिला को स्टडी करना जिसके अंदर आपको पता चले कि ये तमाम चीजें कहाँ से इवॉल्व हुई हैं, कहाँ से पैदा हुई हैं, कहाँ से निकली हैं, इस पूरे सिलसिले को हम कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज। अब यहाँ पे आपको कुछ टर्मिनोलॉजी दिखाई जाती है कि पैराफाइलेटिक टेक्सॉन ये एक ऐसा टेक्सॉन है जो कि 2 डिफरेंट तरह की ब्रांचेस से निकल रहा है। पॉलीफाइलेटिक टेक्सन यानी कि जो बहुत सी ब्रांचेस से निकल रहा है, दिस वन एंड दिस वन। मोनोफाइलेटिक टेक्सन ये ऐसा टेक्सन है जो कि सिर्फ एक ही लीनिएज से निकल रहा है। तो ये हमने इनकी कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी दी हुई है इस बुनियाद पे कि इनके एंसेस्टर्स कितने कॉमन हैं या कितने अनकॉमन हैं। देन हमारा जो पॉइंट है डेट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन डाइवर्सिटी, वैरायटी। यानी कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह की वैरायटी नजर आती हैं। हमें इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी नजर आते हैं, हमें इनके अंदर एनिमल्स भी नजर आते हैं, हमें इसके अंदर इंसेक्ट्स भी नजर आते हैं, हमें इसके अंदर डिफरेंट प्रोकैरियोट्स और फंजाई भी नजर आते हैं। तो इस वैरायटी को अगर हम ग्रुप वाइज चेंज करें तो हमें पता चलता है कि इंसेक्ट्स की जो हमारे पास वैरायटी है सबसे ज्यादा है। हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स मौजूद हैं जिनकी अमाउंट 53.1% है। इसके बाद जो रेशियो आती है वो है वस्कुलर प्लांट्स की, यानी कि प्लांट्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं। 17.6% आपके पास प्लांट्स हैं, 19.9% हमारे पास एनिमल्स हैं और 9.4% आपके पास फंजाइज और दूसरे यूकैरियोट्स हैं। यानी कि ये तमाम चीजें आपकी वैरायटीज में पार्ट करती हैं। हमारे पास इतनी वैरायटी मौजूद है। अगर आप इसका नंबर देखें तो हमारे पास 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख डिफरेंट तरह की स्पीशीज मौजूद हैं, जिसमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज साइंटिफिक मेथड। हमारा जो अगला मेथड है वो साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंसी मेथड को, साइंसी तरीकेकार को साइंटिफिक मेथड कहते हैं। हम देखते हैं अगर हम लाइफ को स्टडी कर रहे हैं तो लाइफ को स्टडी करते हुए हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें खासतौर पे डिजीजेज हैं और बहुत सी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो साइंस के मुताबिक इन मसाइल को सामना करने के लिए, इनको हल करने के लिए हमें एक स्पेशल सिस्टम की जरूरत पेश आती है, या आप यूं कह सकते हैं कि हमने एक स्पेशल सिस्टम बनाया हुआ है। इस सिस्टम के तहत हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को करते हैं, हम किसी भी मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम हम स्टडी करने जा रहे हैं। इस सिस्टम के कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, देन टेस्ट हाइपोथेसिस यानी कि एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि आप अपने इस हाइपोथेसिस को चेक करेंगे। इसको हम एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं या फिर टेस्ट भी कहते हैं। देन रिजल्ट, और उसके बाद आगे इसकी कुछ ब्रांचेस हैं। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन का जो मतलब है डेट इज ऑब्जर्व करना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, देखना, मुशाहिदा करना, गौर फिक्र करना। लेकिन साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है बल्कि मुशाहिदा करना। इसमें ना सिर्फ देखना बल्कि उसको अच्छी तरह से समझना, सूंघना, टेस्ट करना। आप उस चीज को अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, गौर फिक्र करते हैं। इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद आपको कुछ मालूमात मिलती हैं, कुछ डेटा मिलता है, आपको डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है। इस इंफॉर्मेशन को अगर आप एक खास अंदाज में, एक खास स्टेटमेंट में पेश करें, एक खास अंदाज में, तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस एक कियास राय है, एक राय है। आपको पता चला कि अच्छा ऑब्जर्वेशन में ये होता है, ये होता है। आपने इस तमाम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह दिया अच्छा अगर ऐसा होता है इसका मतलब है कि ये ऐसा होगा। तो एक गेस लगाना, एक कियास राय देना, इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब एक हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करें, इसको चेक करें। तो इसके लिए हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजर्बात करते हैं, और इसके रिजल्ट से पता चलता है कि क्या ये आपकी जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है या नहीं है। तो इसके रिजल्ट्स ये बताते हैं कि हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। अगर तो ये हाइपोथेसिस ठीक है तो इसके जो एविडेंस हैं वो आपको सबूत मिलेंगे कि ये हाइपोथेसिस ठीक है। इसके बाद ये थ्योरी बन जाएगी और थ्योरी के बाद ये लॉ बन जाती है।
तो इस हाइपोथेसिस को मजीद टेस्ट करते हैं और अगेन एंड अगेन टेस्टिंग के बाद अगर ये सही साबित होती है तो ये थ्योरी बन जाती है, और थ्योरी बनने के बाद ये लॉ का दर्जा इख्तियार कर लेती है। लॉ बेसिकली क्या है, लॉ एक ऐसा कानून बन जाता है जिसको हम जुटला नहीं सकते। एक ऐसी बात जो डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट मामलात में, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में सही साबित होती रहे, उसे हम लॉ का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये लॉ जो सा है ये डिफरेंट तरह से प्रूफ हो चुका होता है और ये बात सही तस्लीम कर ली जाती है। लेकिन दूसरा रिजल्ट ये था कि अगर आपकी हाइपोथेसिस सही नहीं मानी जाती, हाइपोथेसिस को फॉल्स करार दिया जाता है, तो ऐसी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। हाइपोथेसिस को रिवाइज करते हैं, रिवाइज करके नई हाइपोथेसिस बनेंगे और अगेन ये सिस्टम चलेगा जब तक इसके रिजल्ट सही नहीं आ जाते। तो इस मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए आप किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। नाउ एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशन की गई, हमने देखा कि जो डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं, डिफरेंट तरह के जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं। ऑब्जर्वेशन की गई तो पता चला कि बर्ड्स फ्लाई साउथ ड्यूरिंग द विंटर बिकॉज दे कैन नॉट स्टैंड द कोल्ड। सर्दियों के मौसम में जो परिंदे हैं वो साउथ की तरफ उड़ जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो चूंकि वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते इसलिए वो साउथ में मूव कर जाते हैं। तो ये एक हमारी हाइपोथेसिस थी। इस हाइपोथेसिस को हम चेक करते हैं, कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट के जरिए करेंगे। सब्जेक्ट बर्ड टू द कोल्ड एंड ऑब्जर्व देयर बिहेवियर, हम उन बर्ड्स को ठंड देते हैं, आर्टिफिशियली हम उन्हें ठंड प्रोवाइड करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि अब क्या होता है। तो जो इस हाइपोथेसिस का रिजल्ट है वो ये बताता है कि द कोल्ड हैजंट अफेक्ट द बर्ड बिहेवियर, मे बी द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई इज इंपॉर्टेंट। ठंड देने के बाद बर्ड्स के बिहेवियर में कोई फर्क नहीं आया, तो इससे पता चला कि ठंड से ये परिंदे इतना मुतासिर नहीं होते। मे भी कुछ और चीज़ें हैं जो इन पे इफेक्ट डालती है, जैसा कि पोजीशन ऑफ सन। सर्दियों में सूरज की पोजीशन कुछ और होती है, गर्मियों में कुछ और होती है, तो ये पोजीशन ऑफ सन हो सकती है जो कि असर डालती है। यानी कि इस रिजल्ट ने हमारी पहली हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया कि जो कोल्ड है वो इनके ऊपर इफेक्ट नहीं डालती, बल्कि हमारे पास एक नई हाइपोथेसिस आ गई कि हो सकता है कि सूरज की जो डायरेक्शन है वो इस पे असर डालती है। ठीक है, तो देखा आपने देखा हमारी एक हाइपोथेसिस ने ये एक क्या सराई पेश की, लेकिन उसके गलत होते साथ ही हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन आ गई। तो ऐसी थ्योरी, ऐसी हाइपोथेसिस जो कि एक दूसरी हाइपोथेसिस को जन्म दे, पैदा करे, ऐसी हाइपोथेसिस को हम कहते हैं प्रिडिक्टिव हाइपोथेसिस, यानी कि प्रोडक्टिव हाइपोथेसिस, जो आगे नई से नई ऑब्जर्वेशन को प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती हो। तो इसी तरह से रीजनिंग का वर्ड आपके पास आ रहा है। रीजनिंग क्या होती है? गौर व फिक्र करना। आपने ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपके पास डिफरेंट सबूत आए। अब इन सबूतों को अगर आप गौर करते हैं, इन पे आप इनको सोचते हैं, इनके ऊपर डिफरेंट लॉजिक्स पेश करते हैं। लॉजिक्स पेश करना रीजनिंग कहलाता है। तो रीजनिंग के हम दो टाइप्स कर देते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग या फिर इंडक्टिव रीजनिंग। इनमें क्या फर्क है, इनको हम जरा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमिसेस कहते हैं बाउंड्रीज को। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, इसकी क्या बाउंड्रीज हैं? स्टडीज एज फैक्ट्स और जनरल प्रिंसिपल, इट इज वार्म इन समर इन स्पेन, यानी कि किसी हकाइक की बुनियाद पे या एक मामूली सी आम प्रिंसिपल की बुनियाद पे अगर भी स्टेटमेंट देना, यानी कि आम तौर पे स्पेन में गर्मियों में गर्मी होती है, तो ये एक डिडक्टिव रीजनिंग है। यानी कि गर्मियां है तो डेफिनेटली मौसम वार्म होगा, गर्मी ही होगी, तो ये एक प्रिडिक्टिव रीजनिंग है। इंडक्टिव रीजनिंग बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक केसेस, जिसके अंदर हम स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं। अब आप अगर गौर करें यहाँ पे फर्क क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम जनरल प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं और इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक केसेस को स्टडी करते हैं। इस एग्जांपल देखिएगा, ऑल क्रोज नट एंड हिज वाइफ हैव सीन आर ब्लैक। जितने भी कौवे देखे जाते हैं, कौवे और उनकी जो फीमेल्स हैं, वाइफ्स हैं, वो ब्लैक होती हैं। यानी कि अब हमने बात सिर्फ और सिर्फ कौवों की है, तो ये एक स्पेसिफिक केस है। इंडक्टिव के अंदर आप स्पेसिफिक रहते हैं, डिडक्टिव के अंदर आप जनरल रहते हैं। कंक्लूजन की अगर आप बात करें, कंक्लूजन इसका भी डिडक्टिव रीजन का कंक्लूजन भी स्पेसिफिक होता है, इंडक्टिव रीजनिंग का कंक्लूजन जनरल होता है। एग्जाम्पल अगर आप देखें, इसके अंदर आप जो डायरेक्टली इसको रिलेट करते हैं लॉजिकल रूल्स लगा के, जबकि इसको आप जनरल रखते हैं। यहाँ पे फर्क क्या आया कि इसके कंक्लूजन स्पेशल होते हैं और इसके कंक्लूजन जनरल होते हैं। सेकंड इज द वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है कि अगर तो प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, यानी कि अगर आपके जो सबूत हैं वो सही हैं तो आपका रिजल्ट भी सही होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर अगर आपका सबूत ठीक है तो आपके कंक्लूजन ठीक हो सकता है, यानी कि इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर आपके प्रेमिसेस सही हैं तो आपका
रिजल्ट भी सही होगा। हो सकता है कि प्रीमिसेस सही हो लेकिन रिजल्ट सही ना हो, तो इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है, शक की बुनियाद आ जाती है, यानी कि हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है इसमें। यूजेज मोर डिफिकल्ट टू यूज मेनली इन लॉजिकल प्रॉब्लम्स। जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो बड़ी डिफ़िकल्ट है यूज़ करने के लिए। वन नीड फैक्ट्स विच आर डेफिनेटली ट्रू। हमें ऐसे सबूत की ज़रूरत पेश आती है जो कि ठीक हों, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमारे ये फास्ट प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है। इसके अलावा क्या है जी कि हम इसके अंदर एविडेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, ये एविडेंसेस हमें सबूत पेश कर देते हैं। देन लॉ वर्सेस थ्योरी। लॉ क्या होती है, थ्योरी क्या होती है, हमने अभी इसको पीछे भी डिस्कस किया, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। साइंटिफिक लॉ एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बहुत दफ़ा प्रूव हो जाती है, जो कि एक्शन से और सेट ऑफ एक्शन से, बहुत ज़्यादा एक्शन से, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि बार बार के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो जाने वाली बात को हम कहते हैं लॉ। लॉ को जुटलाया नहीं जा सकता, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज़ द लॉ ऑफ केमिस्ट्री। बायोलॉजी में भी कुछ लॉज हैं, मेंडल लॉ है। आप देखते हैं कि बायोलॉजी के अंदर आपको लॉज बहुत कम मिलते हैं, मेंडल लॉ है या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट है, ये उसके कुछ लॉज हैं। बायो में लॉज बहुत कम इसलिए हैं क्योंकि हम किसी हतमी नताइज पे पहुंच नहीं पाते। बायो की स्टडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये बिल्कुल उस तरह से है कि आप एक लेवल तक पहुंचते हैं, आगे दूसरी चीज़ आ जाती है, फिर अगली बात, तो हम किसी खास पॉइंट पे नहीं पहुंचते। ये इल्म बिल्कुल उसी तरह से बढ़ता चला रहता है, जैसे आप प्याज का एक छिलका उतारते हैं तो अगला छिलका और अगला छिलका उतरता रहता है। तो बायो में यही वजह है कि हमारे पास बहुत मुख्तसर से लॉ है, सिर्फ चंद एक गिने चुने लॉ है। देन साइंटिफिक थ्योरी। थ्योरी क्या होती है, थ्योरी एक ऐसा मॉडल है जो कि एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करती है, यानी कि हमने ऑब्जर्वेशन की, हाइपोथेसिस दी, अब उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करेंगे। अगर तो वो हाइपोथेसिस कामयाब हुई है और एक अच्छा मॉडल बन गया हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट से सपोर्ट हुआ है, इस मॉडल को हम कह देंगे थ्योरी है। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, बायो में भी आपको इसकी कुछ थ्योरीज मिलती हैं, जैसे कि डार्विन्स थ्योरी एंड द अदर थ्योरीज। ओके, देन आपको डिफरेंस बताया जा रहा है थ्योरीज में और लॉज में। जो थ्योरी है वो स्मॉल नंबर पे जो अप्लाई कर सकते हैं आप, वो ऑब्जर्वेशन है या हाइपोथेसिस है। लॉ एक ऐसी चीज़ है जो कि आप तमाम इवेंट्स पे अप्लाई करते हैं, ये एक यूनिवर्सल बात है, एक ऐसी बात है जो हर चीज़ पे एप्लीकेबल हो सकती है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजी। हमारा जो मेन टॉपिक था वो था जी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमने देखा कि लाइफ क्या होती है, कैसे चलती है और इसमें तमाम मामलात क्या होते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो बायोलॉजी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर आप जिंदा हैं तो आप बायोलॉजी में ही आते हैं, आपकी ज़िंदगी ही बायोलॉजी को स्टडी करने का नाम है। इसके अलावा अगर आप जिंदा रहने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं, खुराक लेते हैं, ये बायोलॉजी के अंडर आती है। आप ब्रेड, सीरियल्स, पोटैटोज जो भी खाते हैं, मिल्क, डेयरी, फैट्स, शुगर, मीट, फिश, ये तमाम चीज़ें क्या हैं जी, ये आपकी न्यूट्रिशन है और बायोलॉजी ही इसकी बेसिक वजह है। फिर आप बात करते हैं बायोलॉजिकल स्टडीज आल्सो हैव टू कंट्रोल पेस्ट। इंसेक्ट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ना सिर्फ हमारे अंदर बीमारियां कॉज करते हैं बल्कि हमारी फसलों को, हमारी न्यूट्रिशन के सोर्स को भी तबाह करते हैं। तो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना और इन्हें स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम इन्हें कंट्रोल करते हैं। तो हम बात करते हैं कि बायोलॉजी में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि अगर हम बायोलॉजी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, इसको पढ़ें, इसमें एक्सेल करें, तो हम इसमें अपने बहुत से फ़ायदे ढूंढ सकते हैं। जैसा कि हम डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी बीमारियां बेसिकली अच्छी चीज़ें नहीं हैं और इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। हम इनको इसीलिए इम्पोर्टेंस देते हैं कि अगर किसी को बीमारी हो तो हम इसे समझ जाएं, हमें समझ होगी कि ये क्या बीमारी है, इसका क्या इलाज है, इसकी क्या परहेज है, तो ही हम इसे कंट्रोल करेंगे। तो बायोलॉजी के अंदर मेडिकल का जो सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या बीमारियां होती हैं, कैसे होती हैं और उनसे निपटने के क्या तासुरात हैं। बायोलॉजी के अंदर आज आप देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह की नई से नई मेडिसिन मौजूद हैं। हमने बहुत तरक्की कर ली है ताकि हम लिविंग सिस्टम्स को परस्यू कर सकें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम डिसीज को कम कर सकें। इसी तरह से हमने मोर्टेलिटी रेट को कम कर दिया है। मोर्टेलिटी रेट्स मीन द रेट ऑफ डेथ। अगर आप आज से 100 या 150 साल पहले देखें तो बहुत सी अमवात हो जाया करती थी, जंग के दिनों में जख्मियों की मौत हो जाया करती थी, लेकिन आज आपके पास एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, आपके पास डिफरेंट इंजेक्शन मौजूद हैं जो कि लाइफ सेविंग का काम करते हैं। हमने खतरनाक से खतरनाक बीमारियों के अगेंस्ट भी मेडिसिन बना ली हैं, जिसमें एड्स की मेडिसिन, एड्स की वैक्सीन, हेपेटाइटिस की वैक्सीन, कैंसर की ड्रग्स हैं। ये तमाम चीज़ें बायोलॉजी ही की वजह से हैं और इन्हीं की वजह से आज का इंसान लंबी ज़िंदगी गुजारता है और हेल्दी लाइफ गुजारने के काबिल हो जाता है।
तो हम अभी बात कर रहे थे कि एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन हैं, ये तमाम मेडिसिन हैं जो कि आपकी हेल्थ को और आपकी मेडिसिन की जो फील्ड है उससे कंट्रोल कर चुकी हैं। एपिडेमिक डिजीज को कंट्रोल करना भी बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा कारनामा है। एपिडेमिक डिजीज ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक पर्सन को होने के बाद अगले पर्सन तक फैलती हैं और इनका एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो रहा था। तो एपिडेमिक बीमारियों से बहुत सी मौत हुआ करती थी, लेकिन अब मेडिकल साइंस के आ जाने की वजह से, बायो साइंसिस के आ जाने की वजह से आपकी इन बीमारियों पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स के साथ इंजीनियरिंग करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं, नित नए ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं जिसके अंदर हम जीन्स डाल के उन्हें चेंज कर लेते हैं, उन्हें अपने मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं और उनसे अपने काम ले सकते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये एक कैंगरू नुमा ज़ेब्रा है, यानी कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से एक कैंगरू और ज़ेब्रे को मिक्स करके अपनी पसंद की एक चीज़ बना ली है। दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर हम कहते हैं कि बायोलॉजी की फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा इन्होंने बेहतरी की है। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हमने ऐसी सब्जियां तैयार कर ली हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूट देती हैं। अगर आप अपने सब्जियों को देखें तो पहले हमारे पास जो गार्लिक है वो छोटा छोटा हुआ करता था, आजकल हाइब्रिड गार्लिक आता है, बहुत बड़ा होता है, प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। हमने तमाम प्लांट्स की, तमाम फूड्स की हमने जो प्रोडक्शन है उसे इन्हेंस कर लिया है। दिस इज ऑल ड्यू टू द क्रेडिट ड्यू टू द बायोलॉजी। ठीक है, आप अगर कॉटन की बात करें तो पहले कॉटन थोड़ी होती थी, अब हम हाइब्रिड कॉटन इस्तेमाल करते हैं, बीटी कॉटन इस्तेमाल करते हैं, मैक्सी पाक वीट है, इस तरह की हमने लेटेस्ट वैराइटीज पैदा कर ली हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, जो कि हमारी फूड को और हमारी सब्सटेंसेस को इन्हेंस कर देती हैं। तो ऐसे फल ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, डिलीशियस होते हैं और ये रेसिस्टेंस भी होते हैं, यानी कि खतरनाक पेस्टिसाइड्स और बीमारियों के खिलाफ इनके अंदर क़ुव्वत मुज़ाफ़रत पाई जाती है। तो ये तमाम बेहतरियाँ जो हम अपनी खानों में या एग्रीकल्चर्स में लेके आ रहे हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोलॉजी की मदद से ही मुमकिन है। फिर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत बड़ा है। ये एक बेसिकली काओ की एक बफलो की एक ये वैरायटी है। ये बहुत बड़ा हमने ऑर्गेनिज्म तैयार किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। इसका मिल्क प्रोडक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा है और इसमें मीट भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने खुराक की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए अगेन बायोलॉजी की सर्विसेज ली हैं और इसने हमें बहुत ज़्यादा किया है। अब जो हमने अपनी बहुत सी फूड्स को मॉडिफाई कर दिया है, इसमें से कौन कौन सी मेन फूड्स हैं? कैनोला ऑयल्स को आप वेजिटेबल ऑयल के तौर पर यूज़ करते हैं खाना पकाने के दौरान। मकई की आप डिफरेंट वैराइटीज़ देखते हैं। कॉर्न, चावल में अगर आप बात करें तो बासमती राइस बहुत मशहूर है जो कि जेनेटिकली बनाए जा चुके हैं। सोए को इस्तेमाल किया जाता है सोया सॉस बनाने के लिए, सोया पेस्ट के लिए, इसको भी आप बायोलॉजिकली इंप्रूव कर चुके हैं। टोमेटोज इंप्रूव कर लिए हमने, पोटैटोज को हमने मॉडिफाई कर लिया। कॉटन सीड की आपको मैंने अभी एग्जांपल भी दी कि हम ऐसी कपास तैयार कर चुके हैं जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। पपाया, मटर, पीस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध और गोश्त वगैरह की और मक्खन की प्रोडक्शन को भी हमने इंक्रीज कर दिया। देन हार्मफुल लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन आपका ये मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है कि हम जीन्स को चेंज करने से अपने फ़ायदे की फूड्स या वेजिटेबल तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसके बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं क्योंकि इनके अंदर जो कंज्यूमर्स हैं जो इसे इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर बहुत से नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की वजह से। अब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम कोई भी जीन इंसर्ट कर देते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। अगर तो वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म अगर तो वो ऑर्गेनिज्म प्लांट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। अगर वो ऑर्गेनिज्म एनिमल है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए आप किसी एनिमल के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आउटसाइड जीन इंट्रोड्यूस करवा दें, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और ये काम हम करवाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम एक फॉरेन जीन को, बाहर के जीन को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और फिर वो जीन जाके उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो काम करना शुरू कर देता है और हम उससे फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने गाय भैंस के अंदर हमने ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करवाया जो कि उनकी मिल्क प्रोडक्शन को इन्हेंस कर देता है, तो अब हम ऐसी मॉडिफाइड भैंसों से ज़्यादा दूध हासिल कर सकते हैं। देन बायोलॉजिकल मेथड फॉर पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट हशरात को कहा जाता है। हमारे फसलों के ऊपर पेस्ट के बहुत इम्पैक्ट्स हैं। ये पेस्ट हमारी फसलों को तबाह कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, उनके पत्तों को ख़राब कर सकते हैं। तो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्प्रेज की जाती थी। ये स्प्रेज बड़ी ख़तरनाक तरीका है। ये ना सिर्फ आपके हार्मफुल पेस्ट को मारती हैं बल्कि आपके यूजफुल पेस्ट भी इस स्प्रे से मारे जाते हैं। इसके अलावा स्प्रेज जब बारिश होती है तो ये पत्ते धुलते हैं, स्प्रेज पानी के अंदर मिक्स होकर लैंड पोल्यूशन का सबब बनती हैं और साथ में वाटर को भी पोल्यूट करती हैं।
तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है। आजकल बायोलॉजी की रिसर्च की वजह से हम बायोलॉजिकल मेथड्स पे आ रहे हैं। हम ऐसी स्प्रेज करते हैं जिसमें कोई केमिकल मौजूद नहीं होता, बल्कि उन स्प्रेज के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होता है। वो बैक्टीरिया हम उस प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करता है, इन पेस्ट को खा जाता है और खाने के बाद खुद भी मर जाता है। यानी कि स्प्रेज के केस में हमें बड़ा नुकसान हुआ करता था। हमारे हनी बीज, हमारे यूजफुल जो कीड़े थे वो भी मर जाते थे। लेकिन ये जो बैक्टीरियाज हैं ये सिर्फ हार्मफुल पेस्ट को मारेंगे और मरने के बाद खुद भी मर जाएंगे, हमें इन बैक्टीरिया से कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड फॉर पेस्ट कंट्रोल, जिससे हमें नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। तो दीज आर द सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आपको किसी भी केमिकल कंपाउंड या केमिकल पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं रहती। और इसके अलावा इनके एडवांटेजेस में ये भी है कि आपको बार बार स्प्रे या बार बार ट्रीटमेंट नहीं देनी पड़ती। डिसएडवांटेजेस ये हैं, प्रेडेटर में नॉट ईट पेस्ट, कि आपका जो बैक्टीरिया है हो सकता है कि वो पेस्ट को ना खाए। मे ईट यूजफुल स्पीशीज, आपकी यूजफुल स्पीशीज को भी खा सकता है। मे इंक्रीज आउट ऑफ कंट्रोल, वो ऑर्गेनिज्म जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरी चीज़ों को मारने के लिए, वो कंट्रोल से बाहर भी बढ़ सकता है, यानी कि उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी कर सकती है। मे नॉट स्टे इन द एरिया वेयर इट इज़ नीडेड, आपने जिस फसल पे उसे लगाया है या जिस फसल पे आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, हो सकता है कि वो उस फसल से दूर होके किसी दूसरी फसल की तरफ चला जाए और वहाँ पे जाके भी अपनी एक्टिविटीज शुरू कर दे, जो कि नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हमारा जो बायोलॉजिकल कंट्रोल का मेथड है उसको अच्छा मेथड माना जाता है। देन बायोपेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ऐसी स्प्रेज जो कि हम करते हैं पेस्ट को किल करने के लिए। तो अभी हमने बात की कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्प्रे कर देना, जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह है, बैक्टीरिया को स्प्रे करके अगर हम पेस्ट को किल कर रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं बायो पेस्टिसाइड। ऐसे मेथड को हम बायो पेस्टिसाइड ग्राम से जानते हैं। ये बड़ा अच्छा मेथड है पेस्ट मैनेजमेंट के लिए। अगर आप कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छा मेथड है। देन द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जी। डिजीज मैनेजमेंट किसे कहते हैं, अगर किसी एक जगह पे कोई ख़ास बीमारी आती है तो उसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए हम जो काम करते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं डिजीज मैनेजमेंट। लेकिन वर्ड इंटीग्रेटेड का मतलब है कॉम्बिनेशन, इत्तेहाद। माशरे में आने वाली एक बीमारी जो कि बड़ी खतरनाक है, बहुत बुरी तरह फैल रही है, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए अगर आप डिफरेंट तरीके अपनाएं, तमाम लोगों को उसमें शामिल करें, पब्लिक को अवेयर करें कि ये बीमारी ऐसे फैलती है, इसके ये बैड इफेक्ट्स हैं और ये बैड इफेक्ट्स हैं, तो ये तमाम चीज़ों का इंट्रोड्यूस करवाना, तमाम लोगों का मिल के काम करना बीमारी को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें बीमारी को ख़त्म करने के लिए तमाम कोशिशें शुरू कर देते हैं। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो हमें हिस्ट्री में, पास्ट में इसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। जब डेंगू का अटैक होता है पाकिस्तान में तो आप देखते हैं कि गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ और लोग खुद, टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर कंपेन्स करते हैं। पब्लिक मीडिया पे, मैस मीडिया पे डिफरेंट एग्जांपल्स चल रही हैं, इश्तिहार चल रहे हैं कि मच्छर को कंट्रोल किया जाए, इसको ये किया जाए, टायरों में पानी ना खड़े होने दिया जाए। ये तमाम प्रिकॉशंस किस लिए, तमाम प्रिकॉशंस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए हम मुख्तलिफ चीज़ों को इनरोल करवा के किसी बीमारी को ख़त्म करते हैं, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहले आप रिकॉर्ड कीप करते हैं कि बेसिकली कितनी मौत हो रही हैं, कितनी बीमारियां आ रही हैं और कौन सा कीड़ा है, कौन सा पेस्ट है जो इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। फिर आप उसके ऊपर कंट्रोल्स करते हैं, फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल अपनाते हैं, फिर केमिकल कंट्रोल, यानी कि हर तरह के कंट्रोल आप इसमें लगाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं और फिर मिली जुली कोशिशों से आप बीमारी को ख़त्म कर बैठते हैं। इस पूरी मैनेजमेंट को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। देन द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इज़ द हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप, हाइड्रो मीन वाटर एंड कल्चर मीन ग्रो करना, एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप पानी के अंदर डिफरेंट चीज़ों को ग्रो करवाने की एबिलिटी रखते हैं। यानी कि अगर आप देखें हमारे पास जो दुनिया है, ज़मीन है, उसके अंदर 70% वाटर मौजूद है और 30% खुश्की मौजूद है। अब हमारे पास आबादी बढ़ रही है, खुराक की जो ज़रूरियात हैं वो भी बढ़ रही हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए खुराक को लगाया जाए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 70% वाटर मौजूद है, क्यों ना हम इस वाटर के ऊपर किसी तरीके से पौधों को या फसलों को काश्त करना शुरू कर दें। तो इस सोच ने एक नए व्यू को सामने ले आया। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू ग्रो प्लांट्स ऑन वाटर। हमारे पास पानी बेतहाशा मौजूद है, समुद्र में 70% वाटर है,
तो पानी के ऊपर तजर्बात किए जा रहे हैं कि हम जमीन की बजाय, मिट्टी की बजाय पानी भी अगर प्लांट्स को ग्रो करवा लें तो इस टेक्निक को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इस टेक्निक में कुछ हद तक फायदा भी हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ मसाइल शामिल हैं क्योंकि समुद्र के पानी में बहुत ज़्यादा साल्ट होता है और इसमें और भी बहुत से मसाइल शामिल हैं। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इसमें डिफरेंट इसके पैरामीटर्स हैं। इसमें एक न्यूट्रिएंट टैंक है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर किए जाते हैं, न्यूट्रिएंट पंप है जो न्यूट्रिएंट्स को पंप करता है और पानी के अंदर ये तमाम चीज़ें ग्रो कर रही हैं। दिस इज नॉन एज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। देन द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इज द पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन का जो फिनोमेना है वो हमें साइंटिस्ट ने दिया था, लेइस पास्चर ने। पास्चर ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी लिक्विड फूड को अगर आप हीट कर दें उसे हाई टेम्परेचर तक, तो उसमें मौजूद तमाम बैक्टीरियाज हैं जो मर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पास्चराइजेशन। लिक्विड फूड में मौजूद बैक्टीरियाज को किल करने के लिए जो अमल आप लेते हैं, जो प्रोसेस आप यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके जरिए हम अपनी खुराक को महफूज कर सकते हैं, खुराक को सेव कर देते हैं। अगर हम देखें तो हम कॉमनली देखते हैं घरों में दूध को उबालने का प्रोसेस क्या रहता है। बॉइलिंग ऑफ मिल्क इज आल्सो अ टाइप ऑफ पास्चराइजेशन। हम क्या करते हैं, हम किसी भी मिल्क को या किसी भी सब्सटेंस को लेते हैं, उसे अच्छी तरह से बॉयल करते हैं। बॉयल करने से उसके अंदर मौजूद बैक्टीरियाज, माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह सारे मर जाते हैं और हमारा वो दूध खराब होने से बच जाता है, कुछ टाइम के लिए खराब होने से बच जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पास्चराइजेशन और ये टेक्निक हमें लेइस पास्चर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी और उन्हीं के नाम पर हमने इसे पास्चराइजेशन कह दिया। डायग्राम में आप देख सकते हैं काउस से फ्रेश मिल्क लिया जा रहा है, इस मिल्क को हम पाइप्स में भेज रहे हैं, पाइप्स में इस मिल्क को बॉईल किया जा रहा है और फिर इस मिल्क को ठंडा करके हम उसकी पैकिंग कर देते हैं और ये मिल्क काफ़ी देर तक ख़राब होने से बच जाता है। देन डिजीज कंट्रोल। बीमारी को कंट्रोल करने के बेसिक 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 प्रिवेंटिव मेजर, इसे आप परहेज के नाम से जानते हैं, यानी कि बीमारी के आने से पहले ही आप परहेज करें, इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंशन बिफोर द डिजीज इज नॉन एज प्रिवेंटिव मेजर्स। सेकंड वन इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है। ये भी एक ऐसा ही मेथड है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप बीमारी से पहले ही उसका इलाज कर लेते हैं, बीमारी के आने से पहले ही आप उसके अंदर कुछ तैयारी कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर लेते हैं। वैक्सीनेशन को हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ड्रग ट्रीटमेंट, ये वो ट्रीटमेंट है, बीमारी हो गई, अब बीमारी को कैसे इलाज किया जाए, इसे हम ड्रग्स की मदद से, केमिकल्स की मदद से, मेडिसिन की मदद से ट्रीट करते हैं, दैट इज नॉन एज ड्रग ट्रीटमेंट। इसी तरह से जीन थेरापी, अगर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इनहेरिटेंस में होती हैं, विरासत में आती हैं, माँ बाप से बच्चों में आती हैं, ऐसी बीमारियों को खत्म करने के लिए हम जीन्स चेंज कर देते हैं एंड दिस इज नॉन एज जीन थेरापी। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? बीमारी से बचने के लिए जो हिफाजती इकदाम आप यूज करते हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। फॉर एग्जांपल एड्स एक बड़ी खतरनाक बीमारी है। हमें पता है कि ये एड्स जो सा ये एक वायरस की वजह से फैलता है। वायरस का नाम है HIV। तो ये HIV सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज, ब्लड मुंतकिल करने से, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस से, आलूदा सिरिंजेस के इस्तेमाल से। तो अगर हम इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से परहेज करें, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इसी तरह से हेपेटाइटिस H वायरस की वजह से फैलता है और ये भी इन्हीं चीज़ों से फैलता है। अगर हम इन तमाम पैरामीटर से परहेज करें तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि वो तमाम काम जिनसे भी बीमारी फैल सकती है, हम उनसे परहेज इख्तियार कर लें तो हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। द सेकंड प्रोसेस इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम क्या कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर बीमारी के आने से पहले ही इम्यूनिटी को डेवलप कर देना वैक्सीनेशन कहलाता है। हम देखते हैं कि हमारे ऊपर डिफरेंट बीमारियां एक्ट करती हैं, लेकिन खुदा ने, कुदरत ने हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है जो बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, उसमें बीमारियों से लड़ने की सलाहियत मौजूद है। तो अगर हम इस सिस्टम को एक्टिवेट कर दें बीमारी के आने से पहले ही, तो क्या होगा कि बीमारी का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। बीमारी के आने से पहले ही आपकी डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो चुका है, उसने बीमारी के खिलाफ अपने अंदर तमाम असला बरूद इकट्ठा कर लिया है। जैसे ही बीमारी आने की कोशिश करेगी, बीमारी के जाहिर होने से पहले ही आपकी वो इम्यूनिटी उस बीमारी को खत्म कर देगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज वैक्सीनेशन। और इसके लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, दीज आर नोन एज वैक्सीन। वैक्सीन्स ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर हम किसी खास बीमारी के जरासीम लेके उन्हें कमजोर करके उन्हें बॉडी में डाल देते हैं। बॉडी का इम्यून सिस्टम इन बीमारी के जरासीमों को पहचान लेता है और इन्हें खत्म करने के लिए कोशिश स्टार्ट कर देता है। यानी कि वो बीमार जरासीम थे, उन्होंने बीमारी तो कॉज करनी नहीं थी, लेकिन बीमारी के खिलाफ
सारी जो हथियार थे वो तैयार कर लिए गए। अब इसका फायदा ये होगा कि फ्यूचर में अगर कोई सेहतमंद उस तरह के जरासीम आते भी हैं बीमारी कॉज कर दे, तो हमारी सिस्टम के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर पहले से इम्यूनिटी मौजूद है, तो हमारी बॉडी उन्हें खत्म कर देगी। तो ये इस तरह से बीमारी से पहले बीमारी का इलाज कर लेना वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन कहलाता है। ये तरीका इजाद किसने किया था? हमारे साइंटिस्ट से जी एडवर्ड जेनर 1796 में इन्होंने ये मेथड तैयार किया काउ पॉक्स वायरस के खिलाफ, और काउ से ही वर्ड निकला है जी वैक्सीनिया का, और आज भी हम इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहलाते हैं। इन्होंने काउ पॉक्स वायरस के यूज करते हुए इन्होंने स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर ली थी, इसलिए हम इसको वैक्सीनेशन का नाम देते हैं। देन ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट क्या है जी? ड्रग ट्रीटमेंट यह है कि बीमारी आने के बाद जब कोई बीमारी जाहिर हो जाए तो उस बीमारी को आप ड्रग्स की मदद से, मेडिसिन की मदद से ख़त्म कर लें, तो उसे हम कहते हैं ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर आप कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करके बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म कर रहे हैं, बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं ड्रग ट्रीटमेंट। रेडियोथेरापी, जैसा कि कैंसर के केस में की भी जाती है, किसी डेंजरस सेल को या कैंसर को ख़त्म करना है तो आप उसके ऊपर रेडिएशंस लगाएं। रेडिएशन से इलाज को रेडियोथेरापी कहते हैं। रेडियो मीन रेडिएशंस एंड थेरापी मीन ट्रीटमेंट, इलाज। तो रेडिएशंस की मदद से इलाज करना रेडियोथेरापी कहलाता है। कीमोथेरापी, केमिकल्स की मदद से इलाज करना केमोथेरापी कहलाता है। अगर आप डिफरेंट केमिकल्स यूज करें और इनको अगर आप अप्लाई करें सेल्स पे, तो उससे जो ट्रीटमेंट होगी उसे आप केमोथेरापी कहते हैं। तो ये ड्रग ट्रीटमेंट्स के 3 मेथड्स हैं। देन जीन थेरापी। जीन थेरापी की हमने पहले भी बात की। जीन्स मीन यानी कि हमारी बॉडी की तमाम इंफॉर्मेशन जीन्स में होती है। अगर जीन्स में कोई डिफेक्ट है, कोई मसला है, तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मसाइल आ सकते हैं। तो हम जीन थेरापी में क्या करते हैं? ट्रीटमेंट, थेरापी मीन ट्रीटमेंट थ्रू जीन्स, यानी कि जीन्स चेंज करके अगर हम इलाज कर लें तो उसे हम कहते हैं जीन थेरापी। आप देख सकते हैं कि एक डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है और एक साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो इस डिफेक्टेड जीन्स को उस जीन से सेपरेट कर रहे हैं। यानी कि अगर इस क्रोमोसोम के अंदर कोई डिफेक्टेड जीन है जिसमें कोई मसला है, तो हम उस मसले वाले जीन को निकाल के उसकी जगह पे कोई ठीक और सही हेल्दी जीन डाल दें। इस ट्रीटमेंट को हम कहते हैं जीन थेरापी या जीन ट्रीटमेंट। देन द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इज क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर पॉपुलेशन। एक ऑर्गेनिज्म की हूबहू सेम कॉपीज तैयार करना, बिल्कुल सिमिलर पॉपुलेशन तैयार करना जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल भी हों। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब है कि उनके जीन्स, उनके जेनेटिक इंफॉर्मेशन सारी की सारी सेम टू सेम हो। ऐसी ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन तैयार करना क्लोनिंग कहलाता है। तो क्लोनिंग ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बैक्टीरियाज, इंसेक्ट्स और प्लांट्स की हम क्लोनिंग करते हैं और इनको हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर देते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हूबहू सेम टू सेम होते हैं। बट इट इज नॉट अलाउड टू क्लोन ह्यूमन बीइंग। क्लोनिंग बिल्कुल एक ऐसा ही प्रोसेस है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की कॉपी तैयार कर लें। जैसे आप फोटोकॉपी करवाते हैं, एक पेज डालते हैं, उसकी बिल्कुल हूबहू कॉपी हो जाती है। क्लोनिंग एक ऐसा अमल है जिसके अंदर आप किसी जानदार की कॉपी तैयार कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लोनिंग। सबसे पहले जो क्लोनिंग की गई थी वो एक शीप की गई थी। शीप का नाम है डॉली शीप। डॉली शीप फर्स्ट शीप थी जो कि क्लोनिंग के जरिए पैदा की गई थी। क्लोनिंग का प्रोसेस क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है? हम क्या करते हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म का सेल लेते हैं जिसकी हमने कॉपी तैयार करनी है और उसके सेल में से न्यूक्लियस निकाल लेते हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियस ही वो चीज़ है जिसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अब हम एक एग सेल लेते हैं। एग सेल इसलिए लेते हैं क्योंकि एग सेल के पास एबिलिटी है कि वो ग्रो करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। हम इस एग सेल में से इसका न्यूक्लियस या इसके क्रोमोसोम रिमूव कर देते हैं और अपना डिजायर्ड न्यूक्लियस, अपना मनचाहा मनपसंद न्यूक्लियस इसके अंदर डाल देते हैं। अब ये ऐसा एग बन गया जिसके अंदर तमाम प्रॉपर्टीज हमारी हैं, हमारे न्यूक्लियस की हैं। तो अब हम इस एग को ग्रो करवाएंगे और इसकी डेवलपमेंट शुरू करवा देंगे। जब ये एग डेवलप करेगा तो इसका एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनेगा जिसकी तमाम प्रॉपर्टीज हमारे दिए गए ऑर्डर, हमारे दिए गए न्यूक्लियस के मुताबिक हैं, यानी कि तमाम प्रॉपर्टीज सेम टू सेम जेनेटिकली कॉपीड हो जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं क्लोनिंग। और क्लोनिंग्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, थेरापेटिक क्लोनिंग्स। थेरापेटिक क्लोनिंग्स ऐसी क्लोनिंग है जो कि ट्रीटमेंट में, इलाज में इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन का किडनी फेल हो गया है, हम उसके कुछ जीन्स लेते हैं, उन जीन्स की मदद से किडनी प्रोड्यूस करवा लें। सच टाइप ऑफ क्लोनिंग इज नोन एज थेरापेटिक क्लोनिंग। इसके लिए हम स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं और ये मेडिसिन और रिसर्च पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया भी जा रही है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऐसी क्लोनिंग है जिसके अंदर हम सेल्स को इस्तेमाल करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म या एक पूरा ह्यूमन बीइंग क्लोन करवाएं। इस तरह की क्लोनिंग को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। तो हमने देखा कि ये क्या है, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं बायोलॉजी की जो कि काम करती हैं। एक और जो बायोलेशन हमारे पास आती है, एप्लीकेशन बायोलॉजी की आती है,
वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। जो हमारा माहौल है उसको कैसे हम महफूज कर सकते हैं और उसकी हिफाजत करके उसमें कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। देखिए, आलूदगी, हमारा माहौल खराब हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रही है, उसकी वजह से हमारा माहौल खराब हो रहा है। अब बायोलॉजी का मदद करना कि बायोलॉजी कैसे हमारे इस माहौल को बचा सकती है, क्योंकि अगर माहौल सही रहेगा तो ही हम जिंदा रहेंगे, अगर माहौल खराब होता है तो हमारी नस्ल भी खत्म होने के चांसेस हैं। तो बायोलॉजी की मदद से हम जो ट्रीटमेंट करते हैं पोल्यूशन का, उसे हम कहते हैं बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम लिविंग चीजों को इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज को, किसी भी बीमारी को खत्म कर दें, इसे हम कहते हैं बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, ग्रीन प्लांट्स और इस तरह के हम ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स को यूज करके हम पोल्यूशन को खत्म करते हैं, इन्वायरमेंट को ठीक करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन ऑफ एलजी, बायो रेमिडिएशन ऑफ हैवी मेटल बाय एलजी। हमारे पास हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, पानी में मौजूद हैवी मेटल्स बहुत सी बीमारियां कॉज करते हैं, इसमें हेपेटाइटिस, डायरिया और इस तरह की वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं। हम इस मकसद को हल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक एलजी इस्तेमाल करते हैं। क्लेडोफोरा स्पीशी है एलजी की, जो कि एक पोल्यूशन की बायो इंडिकेटर भी है। क्लोरेला एंड सेनेडम, ये तमाम स्पीशीज हैं, ये इन आयंस को यूज कर लेती हैं, इनको कंज्यूम कर लेती हैं और हमारे पानी में से इनको खत्म कर देती हैं। यानी कि ऐसा पोल्यूटेड वाटर जहां पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैवी मेटल्स मौजूद होते हैं, हम वहां पे इस एलजी को ग्रो करवा देते हैं। ये एलजी वहां ग्रो करती है और उस पानी में मौजूद तमाम हैवी मेटल्स और तमाम टॉक्सिक मेटल को यूज कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, पीछे मौजूद पानी साफ हो जाता है। तो इस तरह से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए पानी की या किसी भी पोल्यूशन को रिमूव करना बायो रेमिडिएशन कहलाता है। तो आपने देखा कि हमने देखा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, कैसे होती है, इसमें डिफरेंट ब्रांचेस देखी, हमने इसको अच्छी तरह से समझा, स्टडी किया। इसके बाद हमने ये देखा कि बायोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है, बायोलॉजी की एप्लीकेशन देखी हेल्थ में और डिफरेंट साइड्स में, इन्वायरमेंट में, ये तमाम हाइपोथेसिस हमने देखी, इसकी बायोलॉजिकल मेथड्स इसके। दिस इज फॉर द ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1।